नमस्कार। इससे पिछले वीडियो में हम फूड और डाइजेशन के अंदर फूड हैबिट के बारे में देख रहे थे और फूड के जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में देख रहे थे। हमारा फर्स्ट कंपोनेंट था कार्बोहाइड्रेट और उसके कंस्टिट्यूएंट्स देखे थे हमने, उसकी कैटेगरी देखी थी, सिंपल कैटेगरी। मेटाबॉलिज्म में पीछे की साइड के अंदर वापस है, वहाँ पर ये सब कुछ वापस आएंगे। हम सिंपल जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। दूसरा हमारा कंपोनेंट है, फूड कंपोनेंट में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो है हमारे पास में प्रोटीन। प्रोटीन, चूंकि हम जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो है वो प्रोटीन होता है। इसीलिए प्रोटीन का मतलब ही फर्स्ट होता है। प्रोटीन जो वर्ड बना हुआ है वो फर्स्ट से बना हुआ है, यानी इसकी सबसे पहले संकल्पना दी जाती है किसी भी प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के अंदर कंस्टिट्यूएंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रोटीन होता है। कॉम्प्लेक्स है और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, सबसे जरूरी कार्बनिक पदार्थ है। इसका बेसिक कंपोनेंट यदि देखा जाए तो ये निम्न चीजों से बना हुआ होता है। पिछली बार हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट में वो बने हुए थे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, और भी कुछ कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बना हुआ प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नाइट्रोजन पाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि इस कंपोनेंट्स के अंदर प्रोटीन में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है, तो वो हमारे पास में नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कभी कभार इनके अंदर फास्फोरस, सल्फर और मैग्नीशियम और मैग्नीज इत्यादि भी पाए जाते हैं। अब प्रोटीन के अंदर बेसिक जो यूनिट है हमारे प्रोटीन की, प्रोटीन मूलतः बना हुआ होता है अमीनो एसिड से, मूलतः बना हुआ होता है अमीनो एसिड से, अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। बेसिक यूनिट है अमीनो अम्ल होती है। अमीनो अम्ल मूलतः 20 प्रकार के हैं, 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स है, और उन अमीनो एसिड से ही कॉन्स्टिट्यूएंट से विभिन्न प्रकार की प्रोटीन बनती है। यानी कोई प्रोटीन किसके अंदर किस नंबर पे आ रहा है, किस नंबर से जुड़ रहा है, उसी के आधार पर सारी प्रोटीन की मार्किंग होती है और अलग अलग प्रकार की प्रोटीन बनती है। 2 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे पास में, एक है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, आवश्यक अमीनो अम्ल, और दूसरे हमारे पास में नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। आवश्यक अमीनो अम्ल वो है जो कि हमारे शरीर के अंदर नहीं बनते, यानी इनका निर्माण जो है शरीर में नहीं होता, इसलिए हमको लेना ही पड़ता है बाहर से, इनको भोज्य पदार्थों के रूप में लेना ही पड़ता है। इसलिए हम इनको कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। यदि बाहर से इनको नहीं लेंगे भोज्य पदार्थ के रूप में तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी या पर्टिकुलर अमीनो एसिड की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी डिजीज कॉज होगा। दूसरे हमारे पास में नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड या अनावश्यक अमीनो अम्ल, जो हमारे शरीर में चाहिए तो है लेकिन इतने आवश्यक नहीं है कि वो नहीं भी हो तो हमारी बॉडी के अंदर उसका रिसिंथेसिस फॉर्म हो जाता है, इसलिए उनको हमने नाम दिया है नॉन एसेंशियल अमीनो अम्ल। और दूसरे हमारे पास में आवश्यक अमीनो अम्ल। किसी भी अमीनो अम्ल के अंदर या एसिड ग्रुप के अंदर 2 चीजें हैं। वहां पर किसी भी अमीनो अम्ल में 2 ग्रुप है, एक अमीनो ग्रुप होगा और एसिड ग्रुप होगा। अमीनो ग्रुप जो है वो हमारे पास में है NH2 की फॉर्म के रूप में, और दूसरा एक कंपोनेंट है हमारे पास में एसिड की फॉर्म के रूप में। यानी ये 2 अमीनो अम्ल है, 2 अमीनो अम्ल यदि जुड़ते हैं उसकी बेसिक कंपोनेंट बनाते हैं, तो 2 अमीनो अम्ल को हमने यहाँ पर जोड़ दिया। ये NH2CRH और NH2COH दूसरा कंपोनेंट से, एक अमीनो एसिड और दूसरा अमीनो एसिड। जब 2 अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो इन दोनों के बीच में यहां से OH और यहां से H आयन एलिमिनेटेड हो जाता है, और एक इसके निकलने से इनके बीच में एक विशेष प्रकार का बॉन्ड बन जाता है, और ये बॉन्ड होगा हमारे पास में CONH। ये CONH ही हमारे पास में पेप्टाइड्स बॉन्ड है। इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन के अंदर पाए जाने वाला बॉन्ड कौन सा पाया जाता है, वो है हमारे पास में पेप्टाइड अमीनो अम्ल, पेप्टाइड अमीनो अम्ल CONH बॉन्ड। यानी सबसे पहले तो यहाँ
विभिन्न प्रकार की प्रोटीन में पाए जाने वाला जो बेसिक और इम्पोर्टेंट बॉन्ड है वो है हमारे पास में पेप्टाइड्स बॉन्ड। इसके अलावा भी इसके अंदर इसके कंस्टिट्यूएंट्स में प्रोटीन के निर्माण के समय अन्य प्रकार के अमीनो अम्ल भी उसमें देखे जाते हैं जो अलग अलग कैटेगरी की फॉर्म के रूप में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और आयनिक बॉन्ड्स भी इनके अंदर देखे जाते हैं। कोई भी प्रोटीन उनके अंदर पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स के आधार पर ही उनका वर्गीकरण होता है, यानी वो किस टाइप से होते हैं। जैसे मोनोपेप्टाइड, यदि कोई ऐसा अमीनो अम्ल है या ऐसा प्रोटीन है जिसके अंदर एक ही प्रकार का है तो उनके अंदर पाए जाने वाले विभिन्न टाइप के बॉन्ड के आधार पर नाम होगा, जैसे मोनोपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड। अमूमन सभी प्रकार के जितने भी प्रोटीन हैं वो कॉन्जुगेटेड्स होते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। वास्तव में जितने भी प्रोटीन है वो एक प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन है, यानी बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड यदि बनते हैं तब जाके वहां पर अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। इन चेन के आधार पर इन सब का वर्गीकरण होगा कि किस प्रकार से इसके अंदर पाया जाता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि सबसे कॉम्प्लेक्स है और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का ऑर्गेनिक मटेरियल या कार्बनिक पदार्थ है। अब प्रोटीन को कभी कभार सिंपल एक फॉर्म के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है कि प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोटीन को हम दो प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं। प्रोटीन की दो कैटेगरी है। नंबर वन इज फर्स्ट क्लास प्रोटीन और दूसरा हमारे पास में सेकंड क्लास प्रोटीन, यानी प्रथम श्रेणी के प्रोटीन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे यहाँ पर जो भी प्रोटीन पाए जाते हैं, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं, तो वो प्रोटीन्स जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं, इस प्रकार के प्रोटीन को हम नाम देते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन। उनकी कैटेगरी के आधार पर या उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के आधार पर, हमारे शरीर की आवश्यकता के आधार पर उनको नामकरण किया गया है। दैट इज एन फर्स्ट क्लास प्रोटीन या एनिमल प्रोटीन, यानी एनिमल से जो मिलने वाले प्रोटीन है वो सब के सब हमारे पास में फर्स्ट क्लास प्रोटीन होंगे। जैसे अंडे से मिलने वाला, मीट से मिलने वाला, फिश से मिलने वाला या एग से मिलने वाला या फिश से मिलने वाले जो भी है वो कंपोनेंट हमारे पास में प्रोटीन फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहलाएंगे। दूसरे हमारे पास में सेकंड क्लास प्रोटीन, क्योंकि ये प्लांट से मिलते हैं इसलिए इसको प्लांट प्रोटीन भी कहा जाता है, जो कि सीड से, पल्सेस या जर्मिनेटेड सीड से मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो पल्सेस में पाया जाता है या दालों में पाया जाता है। इसलिए दालें हमारे सबसे बेस्ट सोर्स है वेजिटेबल प्रोटीन की, उनमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये तो हमने कंपोनेंट्स देखा कि प्रोटीन की बेसिक नेचर क्या होती है और उनके अंदर कौन कौन से प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। अब प्रोटीन को कैटेगरी के आधार पर हम इनको तीन प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इनकी तीन कैटेगरी है प्रोटीन को वर्गीकृत करने की। तीन कैटेगरी है हमारे पास में। सबसे पहली कैटेगरी है सिंपल प्रोटीन, दूसरी कैटेगरी हमारे पास में कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और तीसरी कैटेगरी हमारे पास में डिराइव्ड प्रोटीन। पहली कैटेगरी हमारे पास में सिंपल प्रोटीन या सरल प्रकार की प्रोटीन, दूसरी कैटेगरी हमारे पे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और तीसरी कैटेगरी हमारे पास में डिराइव्ड प्रोटीन। सरल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और तीसरी हमारे पास में डिराइव्ड प्रोटीन। अब सरल प्रोटीन में चूंकि नाम पता है, किसी भी प्रोटीन को जब तोड़ते हैं तो वो यदि सिर्फ अमीनो एसिड्स में डिसइंटीग्रेट होते हैं या अमीनो अम्ल ही उनके टूटने से बनते हैं, तो इसी प्रकार के प्रोटीन को हम कहते हैं सिंपल प्रकार के प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो होंगे जब किसी प्रोटीन को किसी एंजाइम्स की सहायता से तोड़ा जाता है
तो उसके अंदर प्रोटीनियस पार्ट तो निकलेगा ही, प्लस नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी होगा, यानी अप्रोटीनी पार्ट, इसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। यानी ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर प्रोटीनियस भाग तो हो और अप्रोटीनी भाग हो, जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। और डिराइव्ड प्रोटीन जो भी होंगे वो सबके सब सेकेंडरी प्रोडक्ट है, यानी ये द्वितीयक उत्पाद हैं और ये विभिन्न टाइप के एंजाइमेटिक एक्शंस के द्वारा डाइजेशन के बाद में बनते हैं, या हम ये कहते हैं कि हाइड्रोलाइसिस के बाद में बनते हैं। यानी प्रोटीन के पाचन के बाद में बनने वाले प्रोडक्ट, इसका एग्जांपल होगा प्रोटियोजेजेस और पेप्टॉन्स, क्योंकि डाइजेशन के अंदर इनके नामकरण आएंगे जब इनका प्रोटीन का डाइजेशन होगा। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स के रूप में या बीच में हमारे सेकेंडरी प्रोडक्ट के रूप में हमको दिखाई देते हैं वहां पर डिराइव्ड प्रोटीन के रूप में। या फिर एक और एग्जांपल हो सकता है डीनेचर्ड प्रोटीन। डीनेचर्ड प्रोटीन यानी अप्राकृतिकरण प्रोटीन, वो भी हमारे पास में डिराइव्ड या व्युत्पन्न प्रकार की प्रोटीन होती है। सिंपल प्रोटीन, क्योंकि हमें पता है कि इनके अंदर केवल और केवल क्या पाए जाते हैं, अमीनो एसिड्स ही पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको सरल प्रकार के अमीनो अम्ल कहते हैं। ये हाइड्रोलाइसिस हो जाते हैं आसानी से, पानी के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, या विभिन्न प्रकार के जल अपघटनी द्वारा इनको अपघटित किया जा सकता है। इनमें भी दो कैटेगरी है। इनकी दो कैटेगरी में हमारे पास में एक तो प्रोटीन है एक है हमारे पास में सॉल्युबल प्रोटीन और दूसरा हमारे पास में इनसॉल्युबल प्रोटीन। एक तो ऐसा प्रोटीन जो कि सॉल्युबल है और दूसरा नॉन सॉल्युबल है। तो सॉल्युबल है उसको हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, और ये जो तीसरा है इसको कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन, या इसको स्क्लेरो प्रोटीन भी कहते हैं। फाइब्रस प्रोटीन स्क्लेरो प्रोटीन क्यों कहते हैं? एक तो हमारे पास में चूंकि इसकी स्ट्रक्चर ग्लोबुलिन है, इसकी स्ट्रक्चर ग्लोबुलर है, ग्लोबुलर प्रोटीन की होती है, फोल्डिंग होती है, इसलिए इसको ग्लोबुलर प्रोटीन कह दिया। और ऐसे प्रोटीन जो कि फाइब्रस होते हैं या हार्ड होते हैं, इनके स्ट्रक्चर हार्ड होती है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया फाइब्रस प्रोटीन या स्क्लेरो प्रोटीन। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो हमारे पास में हमेशा अक्सर आते रहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में हमारे पास में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन चूंकि ये एग के अंदर पाए जाते हैं दोनों ही, और ये पानी के अंदर घुली हुई अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा वहीं पर पाए जाने वाले एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन है, जैसे एग एल्ब्यूमिन है, एग ग्लोबुलिन है इत्यादि। विभिन्न टाइप के हिस्टोन्स प्रोटीन जितने भी हैं वो भी इसी प्रकार की कैटेगरी के हैं। और अन्य प्रकार के प्रोटीन जैसे प्रोटामीन और प्रोलामीन, ये भी इसी प्रकार की कैटेगरी है। चूंकि ये सब के सब प्रोटीन ग्लोबुलर नेचर्स के हैं, इनका जो स्ट्रक्चर्स है वो वाटर के अंदर ग्लोबुलर फॉर्म में होता है, इसलिए इनको नाम दे दिया हमने ग्लोबुलर प्रोटीन। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास में फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन जितने भी है वो विभिन्न प्रकार के रेस से बनाते हैं, इसलिए ये एक प्रकार से संरचनात्मक होते हैं, यानी स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर होते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर के निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार के प्रोटीन हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बनाने का काम करते हैं। ये अमूमन हेलिकल प्रोटीन होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर जो हेलिकल टाइप की है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया है स्क्लेरो प्रोटीन। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रकार के प्रोटीन जो इनके अंदर पाए जाते हैं और इनका ओरिएंटेशन कैसा होता है, कैसे कैटेगरी के आधार पर इनका एग्जाम्पल देखते हैं। इनके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंस्टिट्यूएंट्स की फॉर्म्स के रूप में बहुत पाए जाते हैं, जैसे कि नंबर 1 इज कोलेजन प्रोटीन।
ये कोलेजन प्रोटीन स्किन में पाया जाता है और डर्मिस में पाया जाता है। ये अपाच्य है, ये पचता नहीं है। और हमारे यहाँ पर यदि लेदर इंडस्ट्रीज होती है तो हमारे पास में दो कैटेगरी है स्किन के अंदर, एक एपिडर्मिस है, दूसरी डर्मिस है। तो डर्मिस के अंदर हमारे पास में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। ये कोलेजन प्रोटीन वास्तव में बॉडी की स्ट्रक्चरल फॉर्म के रूप में उसको बनाने का काम करती है, उसको फिक्स करने का काम करती है, बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है। दैट इज एन कोलेजन प्रोटीन। दूसरे टाइप के प्रोटीन है जैसे इलास्टिन। ये विभिन्न प्रकार की टेंडोन्स में पाए जाएंगे। इलास्टिन प्रोटीन है टेंडोन्स के अंदर, जहां पर भी जॉइंट्स होंगे वहां पर ये इनकी संख्या पाई जाएगी, इलास्टिन प्रोटीन। अनदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार सवाल आता है, अनदर इज केराटिन प्रोटीन। सवाल आता ही रहता है, चाहे सिंपल एग्जाम हो चाहे दूसरे टाइप के एग्जाम हो। केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन है और ये आउटर पेरिफेरी पर पाए जाते हैं। जो भी स्ट्रक्चर होगी वहां पर बाहर की संरचना के रूप में पाए जाएंगे और ये हार्ड होते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। केराटिन प्रोटीन ज्यादातर पाए जाते हैं, उसका ही एग्जांपल पूछा जाता है, जैसे हेयर्स, बालों के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन। हेयर्स है, नेल है, हुप्स है, हॉर्न है, इनके अंदर पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के जो प्रोटीन है, हमारे बालों के अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन भी एक प्रकार का केराटिन प्रोटीन ही है। फाइब्रस होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और ये सूक्ष्मात्मक रूप में भी कभी कभार काम आता है, जैसे राइनोसिरोस के अंदर है या किसी और जंतुओं के अंदर। फाइब्रोइन प्रोटीन, फाइब्रोइन प्रोटीन ये सिल्क में पाया जाता है, सिल्क के अंदर या रेशम के अंदर पाए जाने वाला विभिन्न प्रकार का प्रोटीन। इसके और भी एग्जाम्पल है, जिसको देखें वो भी एग्जाम के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। कोलेजन प्रोटीन हो गया, इलास्टिन प्रोटीन होगा, केराटिन हो गया और फाइब्रोइन प्रकार का प्रोटीन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ हमारे बेसिक यूनिट्स के अंदर जैसे कि ओसीन, हम जानते हैं ऑस्टियोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर बोन्स का अध्ययन किया जाता है। तो हमारे बोन्स के अंदर पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो ओसीन प्रोटीन है। ऐसे कैसे हमारे पास में कॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन पाया जाता है, ये हमारे पास में पाया जाता है कार्टिलेज में। कार्टिलेज के अंदर पाए जाने वाला जो प्रोटीन है वो कॉन्ड्रोइटिन प्रोटीन है। और प्रकार के कंपोनेंट्स जो कि हमारे मायोलॉजी के अंदर या मसल्स के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन हैं, जैसे एक्टिन, मायोसिन, एक्टिनिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ये प्रकार के जो प्रोटीन है, एक्टिन, मायोसिन, एक्टिनिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये प्रकार के प्रोटीन हमारी मसल्स के अंदर पाए जाते हैं। और मसल्स के अंदर पाए जाने वाले जो भी प्रोटीन है वो उसकी स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस रिलैक्सेशन में सहायता करते हैं। इसलिए प्रोटीन हमारे बेसिक कंपोनेंट्स में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पाया जाता है। ये हो गया हमारे पास में कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ये होगा हमारे पास में सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में दो पार्ट थे, ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। अब हम देखते हैं सेकंड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या संयुग्मित प्रोटीन। चूंकि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है उसके अंदर प्रोटीनियस पार्ट तो है ही है और दूसरा नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। अब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कैसा है उसके आधार पर ही इसका नामकरण किया जाता है। जैसे नंबर 1 इज न्यूक्लियोप्रोटीन। जैसा कि नाम से ही पता है कि यहाँ पर नॉन प्रोटीनियस या प्रोस्थेटिक जो ग्रुप है वो होगा न्यूक्लिक एसिड, यानी प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड का मिलकर बना हुआ भाग होगा, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन। इसके बेस्ट एग्जांपल्स देखे जाते हैं
विभिन्न प्रकार के जितने भी हिस्टोन प्रोटीन्स है वो सब के सब न्यूक्लियोप्रोटीन है। क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड्स में पाया जाता है इसलिए भी इनको न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। विभिन्न टाइप के म्यूकोप्रोटीन या इनको ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं, यानी यह प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा के आधार पर फिर इनको वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन हम अब यही बात करेंगे केवल कि म्यूकोप्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिनके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप्स या नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो होगा वो हमारे पास में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अन्य प्रकार के जैसे फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन नाम से ही पता है नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो होगा फॉस्फेट ग्रुप होगा, एक फॉस्फेट समूह इनके अंदर पाया जाता है उसको हम कहेंगे फॉस्फोप्रोटीन। जैसे हमारे पास में ओस्योम्यूकोप्रोटीन, ये एक प्रकार का हमारे पास में फॉस्फोप्रोटीन है। और दूसरा बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास में कैसीन। इंपॉर्टेंट है, सवाल हमेशा अक्सर आता रहता है कैसीन। हम जानते हैं कि ये पाया जाता है मिल्क के अंदर, दूध के अंदर पाया जाता है कैसीन प्रोटीन। और कैसिनोजेंस और हमारे आमाशय में पाए जाने वाले रेनिन एंजाइम्स की उपस्थिति में आगे चलकर पाचन होता है, इसलिए कैसीन एक प्रकार का फॉस्फोप्रोटीन है। अनदर इसकी वेराइटी है क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन जैसा कि नाम से ही पता है यहाँ नॉन प्रोटीनियस प्रोडक्ट जो होगा वो क्रोमो होगा। क्रोमो का मतलब होता है रंग, यानी ऐसा कोई कंपोनेंट्स होगा उस प्रोटीन के अंदर और उस प्रोटीन का जो कलर है वो डिटरमाइंड होगा, यानी कलरफुल होगा। ऐसे प्रोटीन को हम कहेंगे क्रोमोप्रोटीन। ये क्रोमोप्रोटीन एग्जाम्पल के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखें हम कौन कौन से क्रोमोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। क्रोमोप्रोटीन देखा जाए जैसे कि हमारे पास में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर फेरस पाया जाता है। इसका बेसिक कंपोनेंट जो मेटल्स है वो हमारे पास में हो गई है हीमोग्लोबिन। इसका कलर जो है वो रेड होता है। दूसरा हमारे पास में क्लोरोफिल, इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है और ये ग्रीन कलर देता है। हम बात करें क्रोमोप्रोटीन, यानी जो कलर प्रोवाइड करे वो सारे के सारे क्रोमोप्रोटीन होंगे। क्योंकि इनके अंदर मेटल है सो दे आर आल्सो मेटलोप्रोटीन भी है, इनको मेटलोप्रोटीन के अंदर भी सम्मिलित किया जाता है। हीमोग्लोबिन हो गया, क्लोरोफिल हो गया और हीमोइरिथ्रिन हो गया। विभिन्न टाइप के जितने भी, या क्लोरोक्विनिन हो गया, ये सब के सब श्वसन वर्णक है। अधिकांशतः जितने भी है ये श्वसन वर्णक है और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के अंदर काम में लिए जाते हैं। ये हो गया हमारे पास में क्रोमोप्रोटीन। ठीक वैसे की वैसे इसकी अगली कैटेगरी हमारे पास में मेटलोप्रोटीन। जैसा कि पता है कि नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो होगा वो इनके अंदर मेटल्स होगी, यानी धातुएं पाई जाएगी जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के रूप में पाई जाएगी। अलग अलग मेटल्स होती है, जैसे दो मेटल्स तो हमने देखे हेमोग्लोबिन में भी है और क्लोरोफिल में भी है, वहां पर मैग्नीशियम पाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसके अंदर मेटल्स पाई जाती है और इसकी फॉर्म के रूप में पाया जाता है। जैसे कि एंजाइम्स है हमारे पास में आर्जिनेज, आर्जिनेज पाया जाता है। आपको याद हो तो लीवर के अंदर, और वहाँ हमारे यहाँ साइकिल चलती है यूरिया साइकिल, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यूरिया का निर्माण करती है, वहाँ पर आर्जिनेज एंजाइम्स पाया जाता है। लेकिन इसके अंदर पाया क्या जाता है, या तो मैग्नीशियम होगा या मैंगनीज होगा। सवाल इनके मेटलोप्रोटीन पे पाए जाने वाली मेटल्स पर ही सवाल आता है। एक एग्जाम्पल। दूसरा हमारे पास में है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज
कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी महत्वपूर्ण प्रकार का एंजाइम्स है जो हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी को काफ़ी हद तक डिटरमाइन करता है, और इसके अंदर पाया जाता है जिंक। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में पाए जाने वाली जो मेटल है दैट इज एन जिंक। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, हमको ध्यान है कि हमारे ब्लड फिजियोलॉजी के अंदर CO2 को वहाँ पर फॉर्मेशन में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। और भी जैसे हमारे पास में टायरोसिन के अंदर पाया जाता है, वहाँ कॉपर इसका कंपोनेंट्स होता है। इनकी कमी हो जाए, टायरोसिनेज एंजाइम्स की कमी हो जाए, तो मेलानिन का पिगमेंट नहीं बनेगा, स्किन का जो कलर है वो नहीं बन पाएगा। यदि अलग अलग के अंदर अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक और भी जैंथिन ऑक्सीडेज जिसके अंदर मोलिब्लेडिनम पाया जाता है। मोलिब्लेडिनम उसका बेसिक कंपोनेंट्स के रूप में पाया जाएगा। ये हमारे पास में कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जिसके अंदर प्रोटीन के साथ में दूसरे भी नॉन प्रोटीनियस प्रोडक्ट पाए जाते हैं। तीसरी कैटेगरी हमारे पास में है वो है डिराइव्ड प्रोटीन। यहाँ पर भी प्राइमरी या सेकंड डिराइव्ड प्रोटीन होती है जो ज्यादातर डाइजेशन से या हाइड्रोलाइसिस से बनेंगे और एंजाइम्स के पाचन के बाद में, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास में प्रोटीजेजेस या पेप्टोन। कभी कभी प्रोटीन्स डीनेचुरेटेड प्रोटीन्स भी होते हैं, वो भी हमारे पास में डिराइव्ड प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। और इनके जो एग्जांपल होंगे जैसे कि कोलेस्टेरॉल या ट्राइग्लिसराइड या पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। इस प्रकार के प्रोटीन हमारा फैट या इस कंपोनेंट्स के रूप में या भोज्य पदार्थ के रूप में प्रोटीन की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये अब हम देखते हैं इसके कार्य क्या क्या है, क्या फंक्शन है। चूंकि ये हमारे पास में संरचनात्मक रूप में होते हैं, ये संरचनात्मक यूनिट होती है। हमने पहले ही कहा था कार्बोहाइड्रेट सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का प्रोटीन होगा। चूंकि ये अमीनो एसिड से अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन जो है विभिन्न प्रकार के एंजाइमेटिक एक्शंस में काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स बनाने में काम करते हैं, इसलिए सभी प्रकार की फिजियोलॉजी को कंट्रोल करने के अंदर काम आते हैं। दूसरे, चूंकि जैसे कोलेजन है या अन्य प्रकार के प्रोटीन है जो कि सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने का मतलब उसको रक्षात्मक रूप में काम आते हैं, जैसे हेयर्स है, नेल्स है या हुप्स है, हॉर्न्स है इत्यादि, वो उसके पार्ट में काम आते हैं। प्रोटीन एनर्जी के प्रोवाइड में भी काम आते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यदि कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो फिर हमारे पास में दूसरा कंपोनेंट जो बनेगा वो हमारे पास में प्रोटीन ही बनता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स के रूप में, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स के रूप में, अन्य प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में हमारे पास प्रोटीन काम आते हैं। और हमारे यहाँ डाइजेशन के अंदर विभिन्न प्रकार के जितने भी एंजाइम्स हैं और एंजाइम्स सारे के